मेरे बेटे की नई नई शादी होकर आई तो मेरी बहू अपने कमरे से ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती थी। मुझे यह बड़ा ही अजीब लगता था। रोज़ रात को बहू के चीखने की आवाज़ें आती और जब कभी वह थोड़ा बहुत कमरे से निकलती तो हमेशा लड़खड़ा कर चलती। एक दिन जब मैंने ज़बरदस्ती उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, तो वह रोते हुए बोली, माँ जी, आपका बेटा रोज़ अंग्रेजी फिल्म देखकर मेरे साथ। मेरा नाम सरला है। मेरे पति का देहांत 2 साल पहले हो चुका था। मेरा इकलौता ही बेटा है। 5 सालों से मेरा बेटा राघव दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था, लेकिन जब मैंने उससे कहा कि बेटा इसी शहर में नौकरी ढूंढ ले, क्योंकि अब मैं अकेले रहकर बहुत परेशान हो चुकी थी और इस बुढ़ापे में मुझे भी अब किसी सहारे की ज़रूरत थी, तो मेरे कहने पर मेरे बेटे ने अपना मन मार कर इसी शहर में नौकरी ढूंढ ली। उसका यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जब उस पर दबाव बनाया तो वह मान गया। अब जब से मेरा बेटा मेरे पास रहकर ही नौकरी करने लगा था, मैं बहुत खुश थी। उसके यहाँ आने के कुछ दिनों के बाद ही वह अपने एक दोस्त की शादी में गया। जब वह अपने दोस्त की शादी से वापस लौट कर आया तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। मैंने उससे उसकी खुशी का कारण पूछा तो उसने मेरी बातों को टाल दिया। 1-2 दिन के बाद ही मेरी बहन अनीता मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आई और वह मेरे बेटे राघव के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की का रिश्ता भी लेकर आई। उसने कहा कि लड़की बहुत ही सुंदर और संस्कारी है और बहुत ही अच्छे घराने की भी है। मुझे वह रिश्ता बहुत जचा। मैंने कहा कि शाम को ही मैं राघव के ऑफिस से आने के बाद उससे इस बारे में बात करूंगी। जब शाम को राघव वापस ऑफिस से आया तो मैंने उस लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि आज तेरे लिए तेरी मौसी इस लड़की का रिश्ता लेकर आई थी। मुझे तो यह लड़की बहुत पसंद है, अब तू देख ले। राघव ने तस्वीर तो देख ली, लेकिन वह बोला, माँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैंने कहा, क्यों? इस लड़की में आखिर क्या बुराई है? देख, दिखने में कितनी सुंदर है और बहुत ही अच्छे घराने की है। तो मेरी बात पर राघव बोला, माँ, दरअसल मुझे कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा चौंक गई। मैंने कहा, दूसरी लड़की? आखिर कौन है? मेरे मन में थोड़ा सा डर पैदा होने लगा कि कहीं इसने कोई ऐसी वैसी लड़की तो पसंद नहीं कर ली। तो वह बोला, माँ, आप पूछ रही थी ना कि मैं अपने दोस्त की शादी से लौटकर इतना खुश क्यों हूँ। दरअसल वह लड़की मुझे मेरे दोस्त की शादी में ही मिली थी। उसे देखते ही पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया और मैंने फैसला कर लिया कि अगर मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से ही करूँगा। उसके बाद राघव ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई जो उसने शादी के वक्त खींच ली थी। मैंने जब उस लड़की की फ़ोटो देखी तो वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और पहनावे से भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा, ठीक है बेटा, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, तो तुम जल्दी से इस लड़की के घर वालों का पता लगाओ। मैं खुद से जाकर इस रिश्ते की बात करूँगी। मेरी बात सुनकर राघव बहुत खुश हो गया और उसने मुझे गले से लगा लिया। 2-3 दिन में जब मुझे लड़की का पता मिल गया तो मैंने उसके घर जाकर राघव और उस लड़की का रिश्ता तय कर दिया। मैंने उस लड़की से भी पूछा कि क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद है, तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। उस लड़की का नाम राशि था। मुझे वह लड़की बहुत ही ज़्यादा प्यारी और सीधी लगी। जल्दी ही शादी की तारीख तय हो गई और कुछ ही दिनों बाद मैं अपनी बहू को विदा करा के अपने घर ले आई। मेरा घर तो खुशियों से भर गया था। जब से मैंने राघव की शादी राशि से करवाई थी, राघव तो मुझे पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। मैं भी अपने बेटे की खुशी देखकर बहुत खुश थी। सुहाग रात के अगले दिन सुबह मैंने अपनी बहू को जब रस्मों के लिए उठाया तो वह मुझे बहुत थकी हुई सी लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो वह बोली, माँ जी, दरअसल शादी के फंक्शंस की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाई, इसीलिए इतनी थकान लग रही है।
मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बस तुम थोड़ी बहुत रस्में करके अपने कमरे में जाकर आराम करना। उसके बाद मैंने उसे उसके कमरे में भेज दिया। शादी को 2-3 दिन हो चुके थे, लेकिन मैंने ये ध्यान दिया कि मेरी बहू अपने कमरे से बहुत ही कम बाहर आ रही थी। राघव अपना और बहू का खाना भी कमरे में ले जाकर ही खा रहा था। मुझे यह चीज़ बहुत अटपटी लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी उनकी नई नई शादी हुई है, तो इसीलिए इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं और अभी मेरा कुछ कहना ठीक भी नहीं है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फिर 2-3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी मेरी बहू का यही रवैया रहा। वह घर का कोई भी काम नहीं करती, सिर्फ बहुत ज़रूरी कोई काम पड़ने पर ही कमरे से बाहर निकलती, वरना पूरे टाइम कमरे में ही रहती। मुझे यह सब कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने शाम को जब राघव ऑफिस से आया तो उसे टोक दिया। मैंने कहा, बेटा, बहू जब से घर में आई है वह कमरे से तो बाहर ही नहीं निकलती। मैं भी अब बूढ़ी हो रही हूँ, मुझसे घर का इतना काम अकेले नहीं हो पाता है। मेरी बात सुनकर राघव मुझसे उल्टा नाराज होने लगा। बोला, मेरी पत्नी घर का काम करने के लिए नहीं आई है, वह मेरे लिए इस घर में आई है और आप उसे उसके कमरे से बाहर आने को बिल्कुल भी नहीं कहेंगी। और रही काम की बात, तो मैं कल से ही 2-3 नौकरानियां लगवा दूंगा। आपको भी घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप बूढ़ी हो रही हैं तो पूजा पाठ में खुद को व्यस्त करिए और अपने बेटे बहू को उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जीने दीजिए। अपने बेटे का 2 टूक जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने सोचा कि शायद हर बूढ़े माँ बाप की यही नियति होती है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वह इसी तरह के जवाब देने लगते हैं, क्योंकि बड़े हो जाने के बाद तो माँ बाप से उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं वह सारी पूरी हो चुकी होती हैं, तो माँ बाप की ज़रूरत खत्म होने लगती है। मैंने सोचा राघव से कुछ भी ना कहने में ही मेरी भलाई है, इसलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। अगले दिन से मेरे घर में खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली और बर्तन मांजने वाली नौकरानी आ गई। अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन मैंने कुछ दिनों से ये ध्यान दिया था कि बहू जब भी कमरे से निकलती तो वह लंगड़ा लंगड़ा कर या फिर लड़खड़ा कर चल रही होती। ना जाने क्यों वह बड़ी बीमार सी लग रही होती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो इसकी शादी हुई है, नई बहू के चेहरे पर तो बहुत ही रंगत होती है, फिर अचानक से मेरी बहू को ऐसा क्या हो गया? कहीं इसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई? राघव भी कुछ हफ्तों से ऑफिस से बार बार छुट्टी ले रहा था और छुट्टी लेकर वह पूरा पूरा दिन कमरे के अंदर ही रहता, और अगर किसी दिन ऑफिस भी जाता तो उस दिन भी जल्दी ऑफिस से चला आता। मुझे तो यह सब समझ ही नहीं आ रहा था। मैं यही सोच रही थी कि अगर राघव का यही रवैया रहा तो ऐसे तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक दिन जब राघव ऑफिस के लिए निकल गया, मैंने मौका पाकर तुरंत ही अपनी बहू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसका चेहरा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे और अजीब से लाल लाल निशान उसके शरीर पर पड़े हुए थे। मैं उसे धीरे से उसके कमरे के बाहर लेकर हॉल में लेकर आई। वह अभी भी ठीक से चल नहीं पा रही थी। मैंने उसे प्यार से बिठाकर पूछा, बहू, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, जिसमें हर पति पत्नी को ये लगता है कि वह हर वक्त एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहें, लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। अगर राघव इसी तरह से इतनी सारी छुट्टियां करता रहेगा तो उसे उसकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मेरी तो वह कोई बात नहीं सुनता है, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम उसे क्यों नहीं समझाती हो? मेरी बात सुनकर राशि के हाथ अचानक से कपकपाने लगे। वह लड़खड़ाते हुए शब्दों से बोली, माँ जी, मैं भी राघव जी से कुछ नहीं कह सकती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए।
मैंने कहा, बहू, राघव तो तुम्हें बहुत प्यार करता है। तुम अगर उसे समझाओगी तो वह तुम्हारी बात ज़रूर मानेगा। मेरी इस बात पर मेरी बहू ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंख से एक आंसू नीचे गिर गया। ये देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं भी तुम्हारी माँ समान ही हूँ। पर वो कुछ ना बोली। मैंने कहा, राशि, क्या तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है? मेरी यह बात सुनकर राशि की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और जैसे ही उसने मुझे कुछ बताने के लिए मुंह खोला, तभी राघव ऑफिस से आ गया। उसने जैसे ही राशि को मेरे साथ बैठे हुए देखा, वह बहुत बुरी तरह से राशि के ऊपर चिल्लाया कि तुम कमरे के बाहर क्या कर रही हो? अभी के अभी अंदर जाओ। उसकी बात सुनते ही राशि घबरा कर कमरे के अंदर चली गई। अपने बेटे का यह बर्ताव देखकर मैं तो दंग ही रह गई। मैंने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह मेरी बहू है, क्या मैं उसके साथ कुछ देर बैठकर बात भी नहीं कर सकती? मेरी इस बात पर राघव बोला, देखो मम्मी, कान खोलकर एक बात सुन लो। आप अपने बाहर के कामों पर ध्यान दीजिए। मेरे पति पत्नी के बीच आपको आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें राशि की हालत दिखाई नहीं दे रही? वह मुझसे बोला, मुझे उसकी हालत बहुत अच्छे से दिख रही है और मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, इसलिए आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। उसके बाद राघव ने प्लेट में खाना लगाया और अपने कमरे में चला गया। ये सब आखिर क्या हो रहा था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसी रात मुझे अचानक से प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए किचन में गई। तभी मुझे मेरी बहू के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं धीरे से जाकर अपने बेटे के कमरे के बाहर खड़ी हुई तो मेरी बहू के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। अब तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा बेटा ऐसा क्या कर रहा है जिससे मेरी बहू की यह हालत हो रही है। मैंने सोच लिया कि कल मैं इस बारे में राघव से हर हाल में बात करके ही रहूँगी। अगले दिन सुबह ही मैंने राघव के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने आधा ही दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, मुझे मेरी बहू से बात करनी है। तो वह बोला कि आपको एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा ना कि मैं अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ, लेकिन आप हैं कि अपने बेटे बहू को चैन से जीने ही नहीं दे रही हैं। मैंने कहा, मुझे लगता है कि इस वक्त मेरी बहू को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वह बोला कि मम्मी, अब मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि हम दोनों पति पत्नी को बिल्कुल भी परेशान मत करिए, नहीं तो मैं अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर में चला जाऊंगा। फिर आप यहाँ अकेली रहिएगा। ये कहकर राघव ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा, क्यों ना मैं राशि के पापा को फ़ोन करके कहती हूँ कि वह कुछ दिनों के लिए राशि को अपने घर ले जाएं। मेरे कहने पर शाम को जब राशि के पापा उसे घर ले जाने वापस आए तो राघव ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने राशि को अपने पापा से मिलने तक नहीं दिया और उसके पापा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करके उन्हें घर से भगा दिया। जब राघव को यह पता चला कि राशि के पापा को मैंने बुलाया था तो उसने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ये मेरा बेटा है। वह मुझसे बोला, कैसी माँ हैं आप? अपने बेटे की शादीशुदा ज़िंदगी खराब कर रही हैं। एक काम करिए, आप यहाँ से कुछ दिनों के लिए चली जाइए। आप बहुत दिन से मौसी के यहाँ नहीं गई हैं, तो कुछ दिन वहाँ जाकर आराम से अपनी बहन के साथ रहिए और मुझे मेरी पत्नी के साथ अकेला छोड़ दीजिए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बहू की परेशानी का पता कैसे लगाऊं, लेकिन इस वक्त मैंने शांत रहने में ही अपनी भलाई समझी और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे इसी तरह से दिन बीत रहे थे और मैं हर रोज़ अपनी बहू की चीखें उसके कमरे से आती हुई सुन रही थी।
अगले महीने ही मेरे बेटे को ऑफिस के एक ज़रूरी काम से 2 दिन के लिए दूसरे शहर में भेजा गया। लेकिन जब वह गया तो राशि को सख्त हिदायत देकर गया कि अगर वह कमरे से बाहर निकली और उसने मुझसे बात भी की तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। साथ ही साथ मेरा बेटा यही हिदायत मुझे भी देकर गया। लेकिन मैं इतने दिनों से इसी मौके का इंतज़ार कर रही थी। वह जैसे ही गया मैं तुरंत ही अपनी बहू को कमरे से बाहर निकालने पहुंच गई। उसके कमरे की हालत देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। कमरे का हाल ऐसा कर रखा था जैसे किसी के साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया हो। मेरी बहू मेरे आगे रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी। बोली, माँ जी, मुझे कमरे से बाहर मत निकालिए। अगर राघव को पता चल गया तो वह बहुत बुरा करेगा। मैंने अपनी बहू से कहा, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर इतनी डरपोक कैसे हो सकती हो? आज तुम्हें मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तुम्हें मेरी कसम है। जब मैंने अपनी बहू को कसम दी तो वह मेरे गले लगकर रोने लगी और फिर उसने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। वह बोली, माँ जी, राघव हर रोज़ अंग्रेजी फिल्म देखकर मेरे साथ दिन में कई कई बार, इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर वह बोली, और वह मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है, जैसा उन फिल्मों में दिखाया जाता है वह बिल्कुल वैसा ही करता है, चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना हो। ऐसा लगता है कि वह मुझे इंसान तो समझता ही नहीं है, सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति का सामान समझता है। इसीलिए मेरी हालत ऐसी होती चली जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा इतना घिनौना काम कर सकता है। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने कहा, राशि, तुम इतने दिनों से ये हैवानियत झेलती चली आ रही हो और तुमने इसके खिलाफ कोई कदम कैसे नहीं उठाया? अगर तुम्हारी अकेले हिम्मत नहीं हुई थी तो जिस दिन तुम्हारे पापा आए थे उस दिन तो तुम आवाज़ उठा सकती थी, तो तुमने उस दिन कुछ भी क्यों नहीं किया? राशि बोली, माँ जी, दरअसल मैं मजबूर हूँ, मैं राघव के खिलाफ नहीं जा सकती। मैंने कहा, आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? तो वह बोली, माँ जी, राघव ने मेरे कई सारे वीडियो बना लिए हैं और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो वह वीडियोज़ सोशल मीडिया पर डालकर मेरी ज़िंदगी खराब कर देगा। इसलिए मैं ये नरक झेलने के लिए मजबूर हूँ। राशि की बात सुनकर मुझे अपने बेटे से नफरत होने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने में इस कदर नाकाम रहूँगी। अब तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने राशि की शादी अपने बेटे से कराकर उसकी ज़िंदगी खराब कर दी। 2 दिन के बाद राघव घर लौटा और घर लौटते ही उसने कमरे में जाकर राशि के साथ अपनी हैवानियत का खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही राशि के साथ वह सब करना शुरू किया तभी मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। राघव बुरी तरह से खिसियाता और चीखता हुआ कमरे से बाहर निकला, लेकिन इससे पहले कि वह मुझ पर अपना गुस्सा निकाल पाता उसके गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा लगा। ये तमाचा राशि के पापा का था और हमारे पीछे पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस को देखकर राघव के होश ही उड़ गए। पुलिस वालों ने तुरंत ही राघव को गिरफ्तार कर लिया और उससे उसका फ़ोन एक झटके में छीन लिया। राघव मुझसे बोला, आपने मुझे गिरफ्तार करवाया, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। मैंने कहा, हाँ, तूने सही कहा, मैं तेरे जैसे हैवान की माँ कभी नहीं हो सकती। मैंने अंदर जाकर पहले अपनी बहू की हालत ठीक की, उसके बाद मैं उसे सहारा देकर बाहर लेकर आई। दरअसल जब राशि ने मुझे यह सच्चाई बताई मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं अपने बेटे को उसके किए की सज़ा हर हाल में दिलाकर रहूँगी और मैंने उसी दिन राशि के पापा को फ़ोन करके सारी सच्चाई बता दी थी और उनसे कह दिया था कि राघव के घर आते ही वह पुलिस को लेकर यहाँ आ जाए। राघव के फ़ोन से राशि के सारे वीडियो हमने तुरंत ही डिलीट करवा दिए। राघव का जुर्म साबित हो चुका था, इसीलिए उसे जेल में भी डाल दिया गया।
लेकिन साथ ही साथ उसका पुनर्वास केंद्र में इलाज भी चल रहा है। क्योंकि वह ऐसा क्यों कर रहा था, जब इस बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि बीते 5 साल जब वह दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था तो उसकी कुछ लड़कों से दोस्ती हो गई जो हर रोज़ इसी तरह की फिल्में देखा करते थे और इसके आदी हो गए। उसके बाद राघव के दिमाग में बस पूरे समय यही सब चलता रहता था और धीरे धीरे उसके अंदर से सामने वाले के दुख दर्द का एहसास पूरी तरह से खत्म हो गया। बस उसे सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने की ही जिद लगी रहती थी। यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है जिसका इंसान आदी हो जाता है। इसीलिए राघव सजा काटने के साथ साथ इलाज भी करवाया जा रहा है। मैंने राशि का अपने बेटे से तलाक करवा दिया और आज राशि की किसी दूसरी जगह पर शादी हो गई है और वह एक खुशहाल जीवन जी रही है। अपने बेटे से सारे रिश्ते खत्म करके मैं अब अपनी बहन के साथ रह रही हूँ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।